तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग FYUG हिंदी DSC 101 का जो कोर्स है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है और इकाई नंबर 1 है साहित्य इतिहास लेखन। उसमें से बाकी जो पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नंबर 2 है 1.2 आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि और 1.3 और 1.4, मतलब एक नंबर जो इकाई है उसके 3 पार्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर उसकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, एक हमारा पॉइंट बाकी रह गया था जो कि 1 नंबर ही है, 1 नंबर 1, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के संदर्भ में कहने को दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे, या फिर आप लोग अगर चाहें तो प्रस्तावना शब्द भी लिख सकते हैं भूमिका की जगह पर। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। इसमें अनेक कवि, लेखक, प्रवृत्तियां और विचारधाराएं सम्मिलित हैं। इतने विशाल साहित्य को अध्ययन और समझ की सुविधा के लिए विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ना, कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन और नामकरण की जो समस्या है वो क्यों आई है, इसको हमें समझना है, इसकी क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो देखिए, हिंदी साहित्य जो है वो बहुत ही व्यापक, मतलब साहित्य है। ठीक है, बहुत ही बड़ा साहित्य है। इसमें बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी उनकी प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग समय पर बहुत सारी विचारधाराएं उसमें शामिल शामिल हैं। ठीक है, इतने विशाल साहित्य को अगर अध्ययन करने कोई जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ से पढ़े। ठीक है, इसलिए अध्ययन और समझ की सुविधा के लिए इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। परंतु एक चीज और रह जाता है इसमें, इन कालों का विभाजन और उनके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। मान लीजिए कोई इंसान अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने बैठे तो पहले कौन सा पढ़ेगा, उसके माइंड में ये बात आएगी। तो उसी की सुविधा करने के लिए सारी चीज़ों को बांटा गया है। लेकिन बात ये आती है कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अपना मत जाहिर किया, तो देखने को मिला कि सभी विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। ठीक है, सभी का अलग अलग समय मिल रहा है। तो यही काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या कहलाती है। विशेषकर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के संबंध में ये विवाद जो है अधिक देखने को मिलता है। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए, इतिहास को समझने के लिए उसे विभिन्न चरणों या युगों में बांटना आवश्यक होता है। किसी भी इतिहास को अगर हम लोग समझें तो समझने के लिए हमें उसका अलग अलग मतलब अलग अलग टुकड़े में हमें चाहिए। अगर एक साथ आपको दे दिया जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हिंदी साहित्य में भी भाषा, शैली, विचारधारा, विषय वस्तु और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर काल विभाजन किया गया है, ताकि अध्ययन में क्रमबद्धता आ सके। मतलब जो सीरियल चीजें हैं वो मेंटेन किया जा सके और एक किसके बाद क्या आया था वो बताया जा सके। तो इसी में क्या होता है, प्रारंभिक विभाजन का जो आधार है उसमें आदिकाल का जो समय है वो रखा गया है 1050 से 1375 ईस्वी तक, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से है। ठीक है, भक्ति काल का समय इन्होंने बताया 1375 से 1700 ईस्वी तक, और जो रीति काल है उसका समय बताते हैं 1700 से 1900 तक, और 1900 से लेकर जो समय है वो आधुनिक काल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो काल विभाजन की समस्या का मूल क्या है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हिंदी भाषा का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। देखिए, काल विभाजन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हिंदी जो भाषा है उसका जब विकास होता है तो उसको अलग, मतलब क्रमिक रूप से हुआ है, मतलब अलग अलग समय में थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। इसलिए किसी निश्चित वर्ष को सीमा रेखा बनाना कठिन कार्य है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, इसलिए किसी भी एक समय को कह देना कि यहीं से काल विभाजन हिंदी का, या फिर किसी भी एक काल का रखा जाए तो ये बहुत ही कठिन कार्य है। साथ ही कवियों की रचनाएं कई कालों की विशेषताएं एक साथ लिए रहती है। मान लीजिए एक कवि है, उसकी जो रचनाएं हो वो
रचनाएं 3-4 कालों को, मतलब बहुत सारे ऐसे काल होते हैं जिसको मिलाकर वो रचनाएं लिखी जाती है। तो उस रचना में बहुत सारे कालों को समेटा गया है, जिससे उन्हें किसी एक सरल काल में बांधना विवादास्पद हो जाता है। ठीक है, तो आदिकाल के संबंध में कहा गया है। मैंने ये सब ऊपर वाली जितनी भी बात कही है बस आप लोगों को टॉपिक को समझाने के लिए किया है, ताकि आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए और आप लोग लिख सकें। ठीक है, आप लोग इसको बनाकर भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आदिकाल से संबंधित जो विवाद हैं या फिर नामकरण जो किए गए हैं, तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल वीर गाथा काव्य का युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो आदिकाल है वो वीर गाथा काव्य का युग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे योद्धा जन्मे थे उनके हिसाब से। परंतु कुछ विद्वानों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। जैसे मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कह दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कह दिया है। इसके अतिरिक्त आदिकाल का समय निर्धारण भी विवादित है। मतलब अगर हम बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम 1050 से 1375 तक रखा है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आदिकाल का नामकरण का समय निधान भी विवादित है। कुछ इसे, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो इसे 1000 से 1375 तक रखते हैं, कुछ इसे 900 से 1300 ईस्वी तक मानते हैं। तो इसी तरह का विवाद देखने को मिलता है, किसी का मत किसी के साथ नहीं मिलता है। 5वां नंबर बिंदु है, आदिकाल के नामकरण की समस्या क्या है। तो आदिकाल जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है आरंभिक युग, मतलब जो शुरुआती दुनिया थी, जो शुरुआती साहित्य था। परंतु यह नाम केवल हिंदी के आरंभ का संकेत देता है, लेकिन जो ये आरंभिक युग है वहाँ से हमें केवल ये बातें पता चलती है कि हिंदी का आरंभ हुआ है। काल की विशेषताओं को नहीं, मतलब काल की विशेषताओं को ये कुछ भी नहीं कहता। इसीलिए कुछ आलोचक ऐसे हैं जो उसे मतलब वीर गाथा काल कहना अधिक उचित मानते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज रासो जैसी वीर रस प्रधान रचनाएं मिलती है हमें। ठीक है, इसलिए ऐसे बहुत सारे आलोचक हैं जो इसे वीर गाथा काल कहते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद आता है हमारा आदिकाल का नामकरण और समस्या खत्म हो गया। भक्ति काल में, भक्ति काल का स्वरूप या फिर उसकी जो विवाद है उसको देख लेते हैं। तो भक्ति काल को शुक्ल जी ने 2 उपभागों में बांटा है। निर्गुण काव्यधारा, जिसमें आते हैं कबीर, दादू, रैदास जैसे कवि, और एक है सगुण काव्यधारा जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीरा ये सभी कवि आ जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों जैसे रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मत है कि यह विभाजन धार्मिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से होना चाहिए। अब यहाँ पर जो शुक्ल जी ने 2 भागों में बांटा है तो वो धर्म के हिसाब से बांट दिए हैं, जैसे निर्गुण धर्म और निर्गुण का काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, तो ये धार्मिक दृष्टि से हो गया। लेकिन रामविलास शर्मा कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये धार्मिक दृष्टि से हो गया है, ऐसे नहीं बंटना चाहिए, सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से भी होना चाहिए। तो साथ ही इस काल की समाप्ति रेखा पर भी असहमति है। इसके साथ इसकी जो समय सीमा है उस पर भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ कहते हैं कि 1700 से इसका शुरुआत हुआ, कोई इसे 1750 तक मानते हैं। ठीक है, कोई कहते हैं कि 1750 से शुरुआत हुआ है, तो या फिर ख़त्म हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 1700 पर ख़त्म हुआ है ये। ठीक है, कोई कहता है 1700 पे ख़त्म हुआ है, कोई कहता है 1750 पर ख़त्म हुआ है। तो इसकी समाप्ति रेखा भी थोड़ी सभी में असहमति दिखाई देती है। उसके बाद आता है भक्ति काल नामकरण की समस्या। नामकरण में क्या समस्या है, तो भक्ति काल जो शब्द है वो धार्मिकता पर केंद्रित है। जैसे कि भक्ति शब्द से पता ही है कि भक्ति मतलब धर्म से संबंधित है, परंतु इस काल में साहित्य केवल भक्ति तक सीमित नहीं थी। लेकिन जब ये भक्ति काल का समय चला था, उस समय जो साहित्य लिखे गए थे वो केवल भक्ति नहीं था, उन साहित्यों में केवल भक्ति की बातें नहीं थी। उसमें क्या हो रहा था, समाज को किस तरह से सुधार किया जाए वो सारी बातें थी। मानवता और प्रेम के तत्व भी उसमें प्रबल थे। इसलिए कुछ इसे लोक जागरण काल या मानवता युग कहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं रीतिकाल पे।
तो रीतिकाल का स्वरूप और विवाद की अगर बात करें तो रीतिकाल मतलब रीतिकाल को श्रृंगार काव्य और नायिका भेद का युग कहा गया है, जिसमें प्रेमी और प्रेमियों के बारे में, नायक और नायिकाओं के बारे में ज़्यादा बातें होती है, इसलिए इसका रीतिकाल से संबंधित है। जिसमें किंतु सभी कवियों में केवल श्रृंगार ही नहीं था, मतलब जितने भी कवि थे सभी लोगों ने केवल श्रृंगार की ही बातें की थी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भूषण, चिंतामणि, ये सभी के सभी कवियों का नाम है, ध्यान रखना आप लोग। भूषण हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, आदि कवियों ने वीर, नीति और अलंकार पर भी लिखा है। ठीक है, सारी चीज़ों पर भी इन्होंने लिखा है, इसलिए कुछ विद्वान जैसे मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहना भी उचित मानते हैं। रीतिकाल की सीमाएं और कालगत जो असहमति है वो क्या है, तो देखिए रीतिकाल की जो समय अवधि को लेकर भी बहुत मतभेद है। कुछ इसे 1700 से 1900 तक मानते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1600 से इसकी शुरुआत मानते हैं। जैसे केशव दास जो है वो 1600 के आसपास के समय में सक्रिय थे, तो इसे 1600 ही मानते हैं। अर्थात भक्ति काल और रीतिकाल के बीच की रेखा भी धुंधली है, क्योंकि कौन सी मतलब इसका बॉर्डर है वो भी समझना बहुत मुश्किल है कि भक्ति काल और रीतिकाल में बॉर्डर कौन सा है, बीच वाला बॉर्डर कौन सा है, कहाँ से भक्ति काल स्टार्ट हुआ है, कहाँ से रीतिकाल स्टार्ट हुआ है, ये बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, भक्ति काल समाप्ति कहाँ पे हुआ है और कहाँ से रीतिकाल की शुरुआत होती है, ये बहुत कठिन कार्य है बताना। तो निष्कर्ष के तौर पर यही बोला जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की जो समस्या है वो सर्वाधिक है, स्वाभाविक है, क्योंकि साहित्य जो है वो निरंतर विकासशील है और उसकी सीमाएं लचीली है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का त्रिभाजन या फिर विभाजन होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, विभाजन सर्वाधिक प्रचलित और शिक्षा उपयोगी है। इसके लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बातें कही है, जो विभाजन किया है, वही सभी मतलब ज़्यादातर मान्य होते हैं। फिर भी नए दृष्टिकोणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो साहित्य है, ठीक है, साहित्य को किसी निश्चित सीमा में बांधने की बजाय उसकी प्रवृत्तियों, उसके मूल्यों और सामाजिक संदर्भों के आधार पर देखना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें और प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर चेकआउट करें, ताकि बाकी वीडियो भी आप लोगों को मिले और आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में आप लोगों के सेकेंड यूनिट का जो वीडियोस है उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग सारी चीज़ों को कंटिन्यू देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो करके जाइए जरूर और चेकआउट जरूर करिए।